हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी वीडियो और आपके अपने ही चैनल विद्यापथ में। शुरुआत की वीडियो को आप स्किप तो कर देते हो, वीडियो थोड़ा बहुत देखते हो और उसे क्या कर देते हो, आप सीधा सीधा इग्नोर करके चले जाते हो। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, वीडियो नहीं देखते हो, कोई बात नहीं। आप अपना वर्क करें और हम अपना वर्क करते रहेंगे लगातार। वीडियो को शेयर नहीं करते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को देख लेते हो, दूसरे दोस्तों तक भेजते नहीं हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट बॉक्स में आप ये बता के जाते हो कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आवाज़ कैसी आ रही है ना। कोई दिक्कत नहीं, जो भी वीडियो अपलोड की जा रही हैं एक दिन आपको अवश्य एहसास होगा कि हाँ, वहाँ पर वीडियो फास्ट रिवीजन के साथ दी जा रही थी और कुछ काम की भी थी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन हमारे बोर्ड क्वेश्चन के लिए भी बनते हैं। 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और वनडे एग्ज़ाम के लिए तो रामबाण है ये। तो शुरू करते हैं कृषि। इससे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नदियों से रिलेटेड, और उससे भी बाद में जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने औद्योगिकीकरण के बारे में। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कृषि, सबसे पहले बात करते हैं कृषि की शुरुआत की, कि कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो आखिरकार हुई कब थी। तो वो हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अगली सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता थी उसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। भारत में समय समय पर कृषियाँ बदलती रही हैं। तो भारत में बदलती कृषि की प्रवृत्तियाँ कैसी थीं? पहली थी नीतिगत, दूसरी थी संस्थागत। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने औद्योगिकीकरण को बताया था, उसको भी डिवाइड किया गया था नीतिगत और संस्थागत के अनुसार। यहाँ पर नंबर 1 नीतिगत में आता है भूमि सुधार, नंबर 2 परियोजनाएं, नंबर 3 पर नीतियाँ। संस्थागत की बात करें तो संस्थाओं की स्थापना हुई है, कृषि के प्रकार दिखाए गए हैं संस्थाओं के। संस्थागत का मतलब है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किसी एक विशेष काम पर जोर देना और उसमें बदलाव करना और नई नई योजनाएं लेके आना। ये सभी काम करती हैं संस्थाएं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। नीतिगत जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती हैं। तो संस्थागत के अनुसार क्या क्या होता है? कृषि के प्रकार, कृषि की पद्धतियां बताई जाती हैं कि किस किस टाइप की और कितने टाइप की यहाँ पर कृषि की जा सकती है। अगला है कृषि क्रांतियाँ। कृषि क्रांति से बोले तो एक विशेष जो एग्रीकल्चर है, जो विशेष एक कृषि है, उसको बढ़ावा देना। तो बात करते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ, कब हुआ था? 1947 में। तब उस समय जीडीपी में कृषि का योगदान 56%, और 2017 और 2018 में जीडीपी का योगदान 17% हो गया। 97% हो गया। ठीक है जी। यानी कि 1947 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी कृषि की वो थी 56%, और 18 तक कितना हो गया? 97% हो गया। भारत में कुल कृषि का लगभग 51% भाग पर कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य किया जाता है। मैं बात करूं भारत की जितनी भी ज़मीन है, उस ज़मीन का लगभग 51% भाग पर क्या होती है? खेती होती है। दोस्तों कितनी ही गजब की बात है, मेरे लल्ला की धरती पर कृषि कितनी होती है? 51%। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। माय डियर, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अगर आप में से ही कुछ बच्चों से बोला जाए कि बताओ
कौन कौन सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे कहेंगे यस सर हम करेंगे तैयारी, है ना। लेकिन हमको पहले सेक्टर समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमारे देश में किस सेक्टर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है सबसे। तो सबसे ज़्यादा सेक्टर की वैल्यू है कृषि की। गॉट इट? ओके। अगला है भूमि सुधार आंदोलन। 1948 में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था भूमि सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत ब्रिटिश कालीन कृषि व्यवस्था को समाप्त किया गया। जो ब्रिटिश समय पर जो भी खेती कराई जाती थी, जैसे कि बोले तो कपास की मात्रा ज़्यादा होती थी, और क्या करते थे, चंपारण आंदोलन हुआ था जो किसके ऊपर हुआ था बताओ, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अफीम उगाई जाती थी, है ना, उस पर रोक लगाई गई। नंबर 1 इजारेदारी प्रथा। क्या थी ये? 1973 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू की थी। 5 वर्षीय समझौते से हुई थी, किस किस के बीच में? अकबर के साथ। अगली थी स्थायी बंदोबस्त 1793 में, कॉर्नवालिस ने शुरू की थी 10 वर्षीय समझौते के साथ, है ना। ये दशमलव पद्धति पर आधारित थी, बंगाल और बिहार और उड़ीसा में हुई थी ये, ठीक है। तीसरी थी रैयतवाड़ी। 1801 में थॉमस मुन्रो ने ये शुरू की थी, मद्रास में 4 बम्बई से। एक थी मालवाड़ी प्रथा, 1822 में हॉल्ट में किसी ने शुरू की, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच में, माय डियर। पहले तो वीडियो में ये बताएं क्या सब कुछ साफ साफ विजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। कमेंट करके भाई बताया करें। अगर कोई वीडियो में सुधार करना हो तो वीडियो को आप कमेंट करके हमें बताएं वीडियो में कि क्या सुधार की आवश्यकता है। चलिए, इन्हीं सभी को समाप्त कर दिया गया। ये जो जितनी भी प्रथाएं चली थी वो सब समाप्त कर दी गई। कब? भूमि सुधार आंदोलन में 1948 में, ठीक है। अगला आता है भूमि का निश्चित बंटवारा। कैसे कैसे बंटवारा होता है भाई? देखो, एक तो है भूजोत का आकार, भूमि का विशिष्ट अधिकार जिसे बोला जाता है। सीमांत कृषक, यानी 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत बोली जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है ना। एक होता है अति लघु, यानी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होगा, उसे अति लघु में काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है लघु, 2 या 4 हेक्टेयर तक जिसके पास ज़मीन है। जिस किसान के पास 2 से 4 हेक्टेयर की ज़मीन है उसे लघु बोला जाएगा। और जिस किसान के पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक ज़मीन है, खेत है, तो उसे बोला जाएगा मध्यम। या 10 हेक्टेयर से भी अधिक किसी के पास है उसे बोलेंगे वृहद, ठीक है ना। हाँ, संस्थागत की बात कर लेते हैं, कृषि के प्रकार। सबसे पहले कृषि के प्रकार की बात करें तो नंबर 1 पर आती है बारानी कृषि। ये जो बारानी कृषि होती है वो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर होती है माय डियर। अगली आती है मिश्रित कृषि। इस कृषि में क्या आता है कि ये जो कृषि है इसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही आते हैं माय डियर। तीसरा आता है रिले क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, ये 1 वर्ष में 1 खेत से 4 फसल का उत्पादन होता है। 1 वर्ष में कम से कम 4 फसलें की जाती हैं। ये जो क्रॉपिंग होती है, ये जो फसल होती है, सिंचित कृषि क्षेत्र में यह उत्पादन होता है। यानी कि जहाँ पर ट्यूबवेल्स लगी रहती हैं, जहाँ एक्स्ट्रा सोर्स होते हैं पानी देने के। ऐसा नहीं है कि केवल आप बारिश पर ही डिपेंड हैं, नहीं। आगे चलिए बात करते हैं। चौथे नंबर पर आता है कृषि वानिकी। फसल के साथ साथ फूल फल सब्जी चारे का उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत भी सिंचित कृषि क्षेत्र आता है। 5वां नंबर होता है पट्टीदार या सीढ़ीनुमा या समोच्च कृषि। ये जो फसल होती हैं ये ज़्यादातर पर्वतों पर की जाती हैं,
जो पर्वतीय ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि होती हैं। जैसे एक खेत होता है हमारा, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ पर क्या करेंगे, छोटी छोटी ये पट्टी बना दी जाएंगी, ठीक है ना, ये छोटी छोटी पट्टी बना दी जाएंगी, ठीक है। जो खेत होता है पूरा, और ये बनाई जाती है क्यारी, क्या बना दी जाएंगी, क्यारियाँ बना दी जाती हैं। अगला आता है जैविक कृषि। इसके अंतर्गत क्या आता है माय डियर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना। बोले तो जैसे देसी खाद जैसे बोलते हैं माय डियर, वो कहलाता है जैविक खाद। और उस जैविक खाद को आपको क्या नहीं करना है, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ठीक है ना। हमने एक लौंडे को देखा, भाई साहब दे यूरिया, ले यूरिया मार रहा है खेत में, डीएपी दनादन चल रहा है खेत में। तो उन सब से होता क्या है कि हमारे खेत में जो केंचुए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बात आ रही समझ में। वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई, घर के अंदर वो भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है भाई हमने, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे चैं चैं पैं पैं, शोर शराबा होता ही रहता है घर में। चलिए, अवॉइड करना फिर भी सब चीज़ों को, पढ़ाई पर फोकस करना। भाई बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जैविक कृषि की, जिसमें क्या होता है, जैविक खादों का उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, इन सब को अवॉइड करना होता है। इसमें क्या होता है, हरी खाद जैसे ढैंचा हो जाता है खेत में, इसका प्रयोग जैविक कृषि के लिए किया जाता है। शुरुआत में ये हरी खाद की जाती है, फिर उसको खेत में ही जोत दिया जाता है, उसको बोला जाता है हरी खाद। अगला आता है आधुनिक जैविक कृषि के जनक की अगर बात करें तो बोला जाता है अल्बर्ट हावर्ड को। विश्व में सबसे पहले जैविक कृषि को अपनाने वाला देश था क्यूबा, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। भारत में सबसे पहले जैविक कृषि वाला राज्य है सिक्किम। 7वें नंबर पर आती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि की बात करें, स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि। बात करते हैं कृषि क्रांतियों की। कृषि क्रांतियों का मतलब है किसी एक विशेष कृषि पर जोर देना। नंबर 1 आती है हरित क्रांति। क्या है ये, एकड़ भूमि में कृषि उत्पादन को बढ़ाना। यानी कि 5 बीघे तक अगर किसी के पास ज़मीन है तो उस विशेष ज़मीन पर एक पर्टिकुलर खेती को बढ़ावा देना। हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। 1950 में शुरुआत हुई थी ये। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। 1966 से 67 में शुरुआत हुई थी इसकी। बहुत अच्छे। हरित क्रांति का नाम दिया था विलियम गॉड ने। सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो पड़ा गेहूं पर। अगला आता है ऑपरेशन फ्लड। इसको श्वेत क्रांति भी बोला जाता है। ये थी दूध से रिलेटेड, यानी दूध उत्पादन या डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आनंद में। आनंद बोले कहाँ पर है, गुजरात में। चलिए इन शॉर्ट में कर लेते हैं। तीसरी क्रांति हुई थी नीली क्रांति, जो थी मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से रिलेटेड, जिसमें बताया गया कि मछली का उत्पादन भी करना है। चौथी थी गुलाबी क्रांति, ये रिलेटेड थी झींगा मछली के उत्पादन से रिलेटेड। और अगली थी पीली क्रांति, यानी कि सरसों या तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी,
गोल क्रांति आलू के उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से, यानी कि जितने भी आपके जैविक खाद हैं उनको भी बढ़ावा देना है। उससे अगली थी इंद्रधनुष क्रांति, कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पादन को बढ़ाना एवं समस्त क्रांतियों पर नियंत्रण करना। इंद्रधनुष का मतलब था जितनी भी क्रांति चलाई जा रही हैं, जितनी भी खेतियों पर वर्क किए जा रहे हैं, उन सब पर नियंत्रण रखना, देख रेख रखना उनकी। उससे आगे आती है रजत या रेशा क्रांति, जो कि रिलेटेड थी कपास उत्पादन से। अगली थी सुनहरा रेशा क्रांति, जो कि थी जूट उत्पादन से। अगली थी काली क्रांति, जो कि अफीम या पेट्रोलियम उत्पाद से रिलेटेड थी। दो और क्रांतियाँ हुई हैं यहाँ पर, परागनी क्रांति जिसे बोला जाता है, जो भिंडी उत्पादन से रिलेटेड थी, और एक थी लास्ट अमृत क्रांति, जो कि नदियों को जोड़ने से रिलेटेड थी। इतनी सारी क्रांतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर एक एक कृषि को बढ़ावा मिला। चलिए आगे देखते हैं कृषि पद्धतियों की। पहली बात कर लेते हैं कृषि पद्धतियों की, जिसका पहला नाम है सेरीकल्चर। ये जो सेरीकल्चर है वो रिलेटेड है रेशम के उत्पादन से। रेशम के उत्पादन से, रेशम की अगर बात करें तो ये शहतूत के पौधे से प्राप्त होती है। रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जो रेशम है वो 3 प्रकार की किस्मों में पाया जाता है। पहला है मलबरी, जो सबसे अच्छा और उत्तम क्वालिटी का सिल्क किस्म होता है, ठीक है ना, सबसे अच्छी की किस्म होती है मलबरी। दूसरी होती है टसर और तीसरी होती है मूंगा। दूसरी जो कृषि पद्धति है वो है विटीकल्चर, जो कि रिलेटेड है अंगूर के उत्पादन से। तीसरी है एपीकल्चर, जो है मधुमक्खी के पालन से रिलेटेड। अगली है फ्लोरिकल्चर, फूलों के उत्पादन से रिलेटेड है। हार्टिकल्चर, सब्जी व फल उत्पादन से रिलेटेड। और लास्ट आती है वर्मी कल्चर, जो है केंचुओं से रिलेटेड। और भी बहुत सारी कृषि पद्धतियां हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कृषि पद्धतियां हैं केवल उन्हीं का डिस्कस किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख कृषि संबंधी संस्थान कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से जो कृषि संस्थान हैं वो जुड़े हुए हैं इन कृषियों से। पहली बात कर लेते हैं केंद्रीय कृषि अनुसंधान की, जो कि है पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के अंतर्गत। दूसरा है तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंदरी के अंदर है, आंध्र प्रदेश में। कॉफ़ी अनुसंधान की अगर बात करें तो वो है कुर्ग में, कर्नाटक के अंदर। सरसों अनुसंधान की बात करें तो वह है सेवर, भरतपुर, राजस्थान। यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सरसों आता है वो राजस्थान से आता है, इसलिए इसका जो अनुसंधान वो बना दिया सेवर, भरतपुर के अंदर। मसालों की बात करें तो उसका अनुसंधान भी अजमेर में बनाया गया है, जो कि है राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। वैसे तो मसाले केरल के मशहूर हैं, लेकिन जो इसका अनुसंधान बनाया गया है वो बनाया गया है राजस्थान के अंदर। आगे अगर बात करें तो जूट अनुसंधान संस्थान जो है कोलकाता के अंदर। चीनी की बात करें तो वो कानपुर, भैया उत्तर प्रदेश में लपेट दिए है ना। यहाँ पर खाओ तुम पेल के चीनी, कहाँ पर, कानपुरिया में। हाँ जी। भारतीय दलहन यानी कि दालों के बारे में जितनी भी अनुसंधान है वो कहाँ पर है, देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। चावल, ओहो हो, चावल को जो शोध संस्थान है वो है कटक यानी कि उड़ीसा के अंदर। चावल की जो किस्में होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो अमन होती है जो शीतकालीन होती है, एक ओस जो शरदकालीन, एक बोरो ग्रीष्मकालीन। ये 3 प्रकार के चावल हैं जो अलग अलग
समय पर बोए जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो में अभी तक टिके हुए हैं तो भाई लाइक वाला बटन दबा दो भाई। आगे चलिए, भारतीय डेयरी संस्थान। डेयरी कहाँ पर भैया, तुम्हें पता तो है, दूध होता है पेल के कहाँ पर, हरियाणा में, है ना। अब हरियाणा के दूध पीते हैं खूब दनादन, भैंस रखते हैं बहुत तंगड़ी तंगड़ी, मैंने भी देखी है भाई, बहुत खतरनाक भैंस रखते हैं ये तो, हाँ बहुत खतरनाक है। तो डेयरी कहाँ पर खुली हुई है, करनाल के अंदर, हरियाणा में ये संस्थान खोला गया है। वहाँ पर दूध की जांच होती है बाकायदा, दूध को कैसे बढ़ाया जाए, चावल को कैसे बढ़ाया जाए, दलहन को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के क्या क्या है, अलग अलग सेक्टर खोल दिए गए हैं, अलग अलग अनुसंधान खोल दिए गए हैं, संस्थान। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, वो है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। पहला राष्ट्रीय कृषि फार्म जो खोला गया था वो खोला गया था सूरतगढ़, कहाँ, गंगानगर के अंतर्गत। ये 5 अगस्त 1956 रूस के सहयोग से खोला गया था माय डियर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहीं पर करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत में मानसून प्रक्रिया की, कि कैसे भारत के अंदर कब मानसून आता है, और इसी के साथ देखेंगे कि आखिरकार ये मानसून तो आता है भाई गर्मियों के बाद में या गर्मियों के पहले, या फिर ये जाड़ों के दिनों में ये बारिश कैसे हो जाती है। इन सब की जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।